नमस्कार दोस्तों। अथर्वा एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो सेशन थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि इस सेशन में अभी तक हमने 4-5 वीडियो लेक्चर्स में जितने भी एक्ट पढ़े हैं उनमें से कुछ उन चंद प्रावधानों पर चर्चा करूंगा जो विस्तृत चर्चा के दौरान हमसे छूट गए थे पर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उनसे प्रश्न अक्सर आते हैं। देखिए, किसी भी किताब को, किसी भी लेक्चर को पढ़ते समय उसमें सब कुछ कवर हो जाए ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है। 5-10% चीज़ें छूट जाती हैं, पर पेपर को इससे कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए हमें उसका सामना करने के लिए हमारी तैयारी संपूर्ण होनी चाहिए। मेरे साथ तैयारी की रणनीति को आप समझिए। आपको मेरे साथ संपूर्ण सिलेबस को कवर करना है। मेरे द्वारा इस यूट्यूब चैनल पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। आपको उन्हें अच्छे से करना है। डिटेल लेक्चर्स कराए जाएंगे जिसमें नोट्स बनवाए जाएंगे। आपको वो नोट्स बनाने हैं। भविष्य में मेरे द्वारा आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज दी जाएगी, उसे आपको सॉल्व करना है। जो भी क्विज मैं भविष्य में दूंगा उन क्विज को आपको अच्छे से करना है। यदि इतना आप करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 100% नहीं तो सिलेक्शन के लिए जितने क्वेश्चन आवश्यक हैं वे सभी हमारे इन लेक्चर से, नोट से, क्विज से, क्वेश्चन आंसर से आएंगे। लगभग 90% क्वेश्चन हमारे ही इस चैनल से आएंगे। 100% की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता। तो चलिए कक्षा प्रारंभ करते हैं और एक हेडिंग लगा लीजिए आप, भारतीय संविधान का विकास, और उसमें सब हेडिंग लगा लीजिए विविध। पहला नोट इसमें हम लिखते हैं 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। इस एक्ट को पढ़ते समय हमने पढ़ा था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला एक ऐसा अधिनियम था जो ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, भारत के लिए बनाया गया था। यह एक नियामक कानून था, नियंत्रण करने के लिए बनाया गया कानून था, इसलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। और यदि आप नियंत्रण स्थापित करना चाहते हो तो उसकी पहली शर्त होती है कि जिस पर हम नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं उसके समस्त कार्यों की सूचना हमारे पास हो। तो इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के सभी कार्यों की सूचना क्राउन को देना अनिवार्य कर दिया गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा है इसमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को ब्रिटिश संसद में विलियम पिट, या ऐसे लिखिए तत्कालीन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, या ऐसे लिखिए इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया।
विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया। यानी 1784 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे और उन्होंने ही इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया था, इसलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। तो प्रश्न आता है कि पिट्स इंडिया एक्ट नाम क्यों मिला? क्योंकि प्रधानमंत्री विलियम पिट ने इसे प्रस्तुत किया था, उन्हीं के नाम पर से पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जिस भी क्षेत्र को विजिट करती थी, उन्होंने बंगाल को विजिट किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने आप कह सकते हैं कर्नाटक को विजिट किया, मराठा एम्पायर को विजिट किया, अवध को छीना। तो ईआईसी जिस भी क्षेत्र को छीनती थी 1784 से पहले, उन क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासित क्षेत्र कहा जाता था या ईस्ट इंडिया कंपनी के विजित क्षेत्र कहा जाता था। अब ब्रिटेन की संसद को इस पर आपत्ति हो गई। ब्रिटेन की संसद का कहना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ब्रिटेन के प्रतिनिधि के तौर पर शासन कर रही है। पहली बात तो उसे व्यापार के लिए भेजा गया था, पर अगर उसने शासन करा भी है, कुछ क्षेत्रों को जीता भी है, तो वे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासित क्षेत्र नहीं कहलाएंगे, बल्कि ब्रिटेन का ही आधिपत्य क्षेत्र कहलाएगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के विजित क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। तो ये लिख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि पहली बार किस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के विजित क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? उत्तर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को ही सर्वप्रथम कंपनी के विजित क्षेत्रों आप इसे ऐसे लिखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ही सर्वप्रथम कंपनी के विजित क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। और फिर हमने पढ़ा था 1784 में या 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद में से एक सदस्य को हटा दिया गया, इनकी संख्या 3 कर दी गई। अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 3 सदस्य होते थे, परंतु 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधिक परामर्श लीगल एडवाइजरी देने हेतु विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया और लॉर्ड मैकाले इस परिषद के पहले विधि सदस्य बने और इसी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ब्रिटेन के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया। यानी भारत में विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी मैकाले ही थे। तो नोट कीजिए, 1833 के
चार्टर अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधिक परामर्श हेतु विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। नोट डाल के लिखिएगा, लॉर्ड मैकाले इस परिषद के पहले विधि सदस्य थे। लॉर्ड मैकाले इस परिषद के पहले विधि सदस्य थे। मैकाले की अध्यक्षता में ही भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। मैकाले की अध्यक्षता में ही भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 5वां पॉइंट लिखिए। देखिए, 1826 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है 1919 के एक्ट के तहत। उसके बाद भारत में सिविल सेवकों की परीक्षा या नियुक्ति हेतु परीक्षा संभव हो पाई है। उससे पहले ब्रिटेन जाकर के, लंदन जाकर के भारतीयों को परीक्षा देनी पड़ती थी, और भारतीयों को भी परीक्षा देने का अधिकार 1833 के अधिनियम के द्वारा मिला है, उससे पहले नहीं। तो 1833 के अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ। भले ही वो प्रतियोगिता भारत में नहीं होती, पर खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ। उससे पहले तो भारत में सिविल सेवक सीधे लंदन से आते थे या इंग्लैंड से आते थे। तो आपसे प्रश्न पूछे कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ, तो 1833 के अधिनियम द्वारा। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ। खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ।
शुरू हुआ। अठारह सौ तैतीस के अधिनियम के द्वारा ही भारत में दास प्रथा का अंत का प्रावधान किया गया। इससे पहले भारत में दास प्रथा विद्यमान थी। भले ही इस दास प्रथा का स्वरूप उतना विकृत नहीं था जितना कि अमेरिका में हुआ करता था, पर फिर भी भारत में दास प्रथा विद्यमान थी, और जिसकी वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी लोगों को। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो नोट करेंगे, 1833 के अधिनियम द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। गैर कानूनी घोषित किया गया तथा ब्रिटेन की संसद द्वारा गवर्नर जनरल को स्पष्ट निर्देश दिए गए गवर्नर जनरल को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि भारत में वे दास प्रथा के उन्मूलन हेतु कड़ी कार्यवाही करें। कि वे भारत में दास प्रथा के उन्मूलन हेतु कड़ी कार्यवाही करें। विलियम बेंटिक द्वारा कैप्टन स्लीमन को दास प्रथा का अंत करने के लिए नियुक्त किया गया, और कैप्टन स्लीमन ने अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन किया और भारत में दास प्रथा को अंत किया। भारत में दास प्रथा को खत्म करने का श्रेय विलियम बेंटिक और कैप्टन स्लीमन को जाता है। नाम लिखना चाहें तो नाम लिख लीजिएगा, कैप्टन स्लीमन। इसके अलावा 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। आज भारत में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल को है। संसद के या विधानमंडल के यदि सत्र न चल रहे हों और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि तुरंत प्रभाव से कानून बनाना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। हालांकि उन्हें संसद से या विधानमंडल से पारित कराना आवश्यक होता है जब भी उनका सत्र प्रारंभ हो। तो 1833 के अधिनियम के द्वारा भारत में अध्यादेश जारी करने का अधिकार वायसराय को दिया गया। तो नोट कीजिए, आपात स्थिति में वायसराय को या गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। अधिकार 1861 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। आपात स्थिति में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार
1861 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। एक नोट बनाइए, सत्येंद्र नाथ सिन्हा सत्येंद्र नाथ सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा। बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार कब या किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो हमने बहुत विस्तृत रूप से इसमें चर्चा की थी कि 1892 के अधिनियम के द्वारा पहली बार हमें बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। हालांकि यह सिर्फ प्रश्न पूछने का अधिकार था, उत्तर जानने का नहीं। सदन के अध्यक्ष की मर्जी पर निर्भर करता था कि वह भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे या न दे। जबकि जब भी ब्रिटिश सदस्य कोई प्रश्न पूछते थे तो अध्यक्ष उत्तर देने के लिए कानूनन बाध्य था, परंतु भारतीय सदस्य के लिए नहीं। परंतु फिर भी प्रश्न पूछने का अधिकार मिला 1892 के अधिनियम के द्वारा। एक प्रश्न आता है, बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? अब इसका उत्तर क्या होगा? अब आप इसका उत्तर अगर 1892 का अधिनियम दे देंगे तो गलत हो जाएगा। जब 1892 के अधिनियम में अध्यक्ष उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं था तो आपको पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं दिया जा सकता। यानी कि अगर अध्यक्ष ने मर्जी से उत्तर दे भी दिया तो आपको उसके उत्तर से संतुष्ट हो या ना हो, बैठना ही पड़ेगा। आप और प्रश्न नहीं पूछ सकते उससे रिलेटेड। पूरक प्रश्न क्या होते हैं कि आप किसी उत्तर से यदि सहमत नहीं है तो फिर दूसरा प्रश्न उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, तीसरा प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी प्रश्न उत्तर की एक सीरीज चल सकती है कि आपने प्रश्न पूछा कि बताइए बजट का पैसा कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है। उसने कहा बजट का पैसा बंगाल प्रांत में हम खेल कूद पर लगा रहे हैं। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि शिक्षा पर क्यों नहीं लगा रहे हैं। इसे पूरक प्रश्न कहते हैं। प्रश्न के संतुष्ट न होने पर दूसरा प्रश्न पूछना। तो 1892 में तो उत्तर का ही अधिकार नहीं था, तो फिर पूरक प्रश्न भी नहीं हो सकता। ये तो भारत शासन अधिनियम 1919 था जिसके माध्यम से हमें 1909 था जिसके माध्यम से हमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो एक शब्द का अंतर है। अगर पूछे बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला, तो 1892 के अधिनियम के द्वारा। जबकि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। आप चाहें तो इसे
जो हमारी सीरीज चल रही थी 1 2 3 4 5 6 7 7 था ना, तो आप चाहें तो इसे 8वां नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसे 8वां नंबर भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी संविधान की विकास यात्रा पूर्ण रूप से पूरी हो गई। अगले चैप्टर में हम संविधान सभा के निर्माण और संविधान के निर्माण पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।